दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कब तक खिंचेगा ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, और क्या ये युद्ध सिर्फ वित्त बाजार और तेल बाजार में ही हाहाकार मचाएगा या इस युद्ध के कारण ईरान सहित संपूर्ण अरब जगत और इजराइल में भी मच सकता है पानी के लिए हाहाकार। दोस्तों, जहाँ तक ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के लंबे खींचने का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान यह है कि युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा। इसके पीछे एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और दूसरे अमेरिका और इजराइल की आज तक युद्धों में अपनाई जाती रही रणनीति है। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्धों को लंबा नहीं खींचते। इनकी हमेशा एक पॉलिसी रही है, दुश्मन को कमज़ोर कर दो, कुछ इलाकों पे कब्जा कर सकते हो तो कब्जा कर दो और उसके बाद फिर युद्ध को समाप्त कर दो। फिर जब दुश्मन मजबूत होगा तब हम उस पर फिर हमला कर देंगे। पिछली बार भी जब इजराइल ने ईरान पर युद्ध करा था, हमला करा था, तब भी रणनीति यही थी कि ईरान के परमाणु मिसाइल प्रोग्राम को पीछे धकेल दो, ईरान के बड़े बड़े रणनीतिकारों को मौत के घाट उतार दो और उसके बाद युद्ध समाप्त कर दो। और ऐसा ही हुआ। फिलहाल जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका की ओर से 3 बातें स्पष्ट थी और यह अमेरिका और इजराइल की ओर से स्पष्ट थी। सबसे पहली बात थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना या उसको पीछे धकेलना। दूसरा कारण था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना या उसको पीछे धकेलना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था ईरान के अंदर खामनेई प्रशासन को हटाना, रिजाइन चेंज करना। छोटे मोटे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं और दुनिया भर के पत्रकार अपने अपने हिसाब से नई नई बातें आपको बता रहे हैं। लेकिन 3 फैक्टर थे जिन फैक्टर के साथ युद्ध हुआ। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि हम अपने टारगेट्स को पूरा करने के नज़दीक हैं और बहुत जल्दी हम ईरान पर विजय प्राप्त कर लेंगे और यह युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा। जहां तक इन तीनों टारगेट का सवाल है तो मुझे लगता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान ने सफलता हासिल कर लिया। अब ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो 6 से 8% तक सीमित रह गए। यानी कि 28 मार्च को यदि ईरान 100 हमले कर रहा था तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 मार्च को, तब ये हमले 6 से 8 रह गए। यानी कि 92 to 94% गिरावट आई है। इसका एक बड़ा कारण है बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टोरेज लगभग समाप्त हो गया है। कुछ ईरान ने इस्तेमाल कर ली और बाकी अमेरिका और इजराइल ने नष्ट कर दी। कोई कहे कुछ भी, लेकिन ईरान के तमाम बड़े बड़े भंडार नष्ट कर दिए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों के जो उत्पादन केंद्र थे जहां ये बन रही थी, उन फैक्ट्रियों को भी इजराइल ने अपनी सटीक निशानेबाजी से नष्ट कर दिया। जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर पैड के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे, उनको भी अमेरिका और इजराइल ने नष्ट कर दिया। तो ये एक टारगेट पूरा हो गया। रही दूसरी बात, टारगेट परमाणु क्षमता। अगले 1-2 दिन भी ईरान की परमाणु क्षमताओं पर अमेरिका और इजराइल बड़े हमले करेगा। फिलहाल ऐसी आशंका व्यक्त करी जा रही है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमले कर दिए हैं, क्योंकि उसने लगभग 72 घंटे पहले उस इलाके के आसपास के लोगों को चेतावनी जारी करी थी कि वो जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा करा है,
कि संभवतः ईरान के परमाणु साइटों को इजराइल ने डैमेज कर दिया है। हालांकि चूंकि वो एजेंसियां उस जगह पर नहीं जा पा रही हैं, उनको डाटा कलेक्ट करने की परमिशन ना ईरान की ओर से है, ना इजराइल और अमेरिका की ओर से है, तो इसलिए पुष्टि नहीं है, लेकिन संभावना यह है कि उनको नष्ट किया है या उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। एक संभावना व्यक्त की जा रही है, पिछला युद्ध के समय ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम छिपा दिया था। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 450 से लेकर 850 किलो तक हो सकता है, और संभावना ये व्यक्त करी जा रही है कि अमेरिका कमांडो कार्रवाई भी कर सकता है, और कमांडो कार्रवाई करके उस एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में ले सकता है। यदि कोई समझता है कि अमेरिका कमांडो कार्रवाई नहीं कर सकता, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका का एक पायलट, 2 पायलट ईरान की धरती पर गिर गए थे। अमेरिका की CSAR कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तत्काल ईरान की धरती पर कूदे और अपने दोनों पायलटों को सुरक्षित उठा कर ले गए। तो यदि उस संबंध में कोई सटीक सूचना अमेरिका के पास होगी तो वो उसको भी अपने कब्जे में ले लेगा। फिलहाल वो कब्जे में ले या ना ले, जैसा कि ईरान ने कहा था कि हम चाहें तो 24 घंटे के अंदर परमाणु विस्फोट कर सकते हैं, फिलहाल उस कैपेसिटी को काफ़ी पीछे धकेल दिया है अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों से। अब आता था तीसरा, और तीसरा है ईरान का रिजाइम चेंज। रिजाइम चेंज फिलहाल नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के जो खामनेई के बहुत नज़दीकी लोग थे, खुद खामनेई, उनका परिवार, वो मौत के घाट उतार दिया गया, खामनेई मारे गए। कुछ लोग लगातार खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे की तरह ये बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि खामनेई ने भागना उचित नहीं समझा, खामनेई ने शहादत देनी उचित समझी। मुस्लिम हैंडलर्स ये बात कहें तो समझ में आती है, लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग खासकर ये बयानबाजी खूब कर रहा है। मैं इस बारे में आपको एक सच्चाई से जरूर अवगत कराना चाहूंगा। यदि खामनेई में शहादत देने की इच्छा होती तो खामनेई पिछले 2 महीने से रोजाना बंकर भाग नहीं रहे होते। वो ईरान के उस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पर, जब वो खुद IRGC के कमांडरों को संबोधित करते हैं, जो ईरान की 1979 की रिवॉल्यूशन की याद में मनाया जाता है, उसमें भी आ गए होते यदि वो ये सोचते कि मैं भागूंगा नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा। शहीद होने की कोई इच्छा खामनेई में नहीं थी। पिछले 2 महीने से वो लगातार बंकरों को भाग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा था, कहीं भी चले जाओ, मैं चाहूं तो अभी इस वक्त आप कहां पर हो ये लोकेशन भी आपकी बता सकता हूं। तो खामनेई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए खामनेई इजराइल के सटीक हमलों में मारे गए। ये कहना बिल्कुल बेमानी है और खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे की तरह है कि आयतुल्ला अली खामनेई ने शहादत देनी उचित समझी, भागना उचित नहीं समझा। सच ये है कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। भागने का हर प्रयास वो पिछले 2 महीने से कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे, इसलिए वो भागने के सारे प्रयास उनके असफल रहे और वो अंततः मारे गए। तो फिलहाल ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए, ईरान के पुलिस प्रमुख मारे गए, ईरान के आर्मी के सुपर चीफ मारे गए, IRGC के चीफ मारे गए,
IRGC का जो युद्ध का संचालन करने वाली समिति थी वो पूरी की पूरी समिति मारी गई। तमाम जो खामनेई के नज़दीकी लोग थे वो मारे गए। तो इस हद तक हम ये कह सकते हैं कि हालांकि अमेरिका ने रिजाइम चेंज का टारगेट पूरा नहीं करा है, लेकिन काफ़ी हद तक खामनेई विचारधारा वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जो नए लोग आ रहे हैं उनके विचारों की अमेरिका और इजराइल प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि संभवतया ट्रंप और इजराइल अगले कुछ घंटों में इस युद्ध को रोकने की घोषणा भी कर सकते हैं। अतीत में भी हमने देखा है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति लंबे युद्धों की नहीं रही है, लेकिन इस युद्ध को रोकना सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हाथ में नहीं है। आपको याद होगा पिछले 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर फंसा हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका, नाटो, संपूर्ण यूरोप ने एक खास रणनीति के तहत यूक्रेन की मदद करी है और रूस को लगातार उस युद्ध में उलझा दिया है। रूस को अपने सारे संसाधन यूक्रेन पर झोंकने को मजबूर कर दिया है। हालांकि भारत और चीन जैसे देश अपने अपने स्तर से रूस की सहायता कर रहा है और यह आरोप यूरोप ने और अमेरिका ने भारत पर लगाया भी था। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ कहा था कि रूस की लड़ाई की मशीन को भारत ईंधन सप्लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से रूस और चीन ये नहीं चाहते कि अमेरिका और इजराइल इस लड़ाई को समाप्त करें। वो लगातार अपने स्तर पर ईरान की सहायता कर रहा है और उनका भी मकसद ये नहीं है कि ईरान विजयी हो जाए। उनका भी मकसद ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने और यूरोप ने और नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद करके मुझे लड़ाई में फंसाया है, ऐसा ही राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं, शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि अब ईरान की मदद करके अमेरिका को भी इस युद्ध के अंदर फंसा दिया जाए। फिलहाल लोकेशन सहित तमाम सटीक सूचनाएं रूस और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियां और उनके सैटेलाइट ईरान को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अब तक भी अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अब देखना होगा कि ईरान को चीन और रूस कब तक युद्ध में खड़ा रख पाने में सफल होते हैं। यदि सफल हो गए तो हो सकता है युद्ध लंबा खिंच जाए, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि युद्ध बहुत लंबा खिंचेगा। अब सवाल ये होता है कि यदि युद्ध लंबा खिंच गया तो कहाँ हाहाकार मचेगा। वित्त बाजारों में तो हाहाकार मचेगा पूरी दुनिया के, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। तेल के बाजारों में भी हाहाकार मचेगा, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट थी। लेकिन अब ऐसी संभावना व्यक्त हो रही है कि यदि युद्ध लंबा खिंच गया तो ईरान, संपूर्ण अरब और इजराइल में पानी के लिए भी हाहाकार मच सकता है। वित्त बाजारों का संकट आप देख ही रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सेंसेक्स हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो चीन का हो, चाहे अमेरिका का हो और चाहे भारत का हो। कल 9 तारीख में भी भारत के सेंसेक्स में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ था और अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये जो सेंटिमेंटल खेल हो रहा है इसमें कोई रिकवरी आए। हालांकि निजी तौर पर मैं शेयर बाजार का कोई खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि भारत के बाजारों में जो गिरावट आ रही है वो पूरी तरीके से सेंटिमेंटल है। तकनीकी रूप से भारत के बाजारों से दुनिया भर के फंड हाउस पैसा निकाले या भारत के म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा निकाले, ये बात मेरी समझ से बाहर है। उसका एक कारण है, इस वक्त दुनिया में रूस और अमेरिका से ज़्यादा मजबूत स्थिति भारत की है।
भारत इस वक्त पूरी तरह सुरक्षित है। और इसका एक बड़ा कारण है, मैं ये बात कहूँगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कि भारत के अंदर एक शानदार, एक समझदार और दुनिया की बेस्ट डिप्लोमेटिक थिंकिंग रखने वाली मोदी सरकार इस वक्त दिल्ली में शासन कर रही है। तो इसलिए भारत के बाजारों से, चाहे वो भारत के फंड हाउस हो और चाहे वो इंटरनेशनल फंड हाउस हो, उनका पैसा निकालना बस एक सेंटिमेंटल खेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भारत के शेयर बाजारों में पैसा लगाएं, ये आपकी अपनी इच्छा है। तेल पर संकट इसलिए आना था कि अभी वेनेजुएला की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से खुली नहीं है। रूस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान के अपने कब्जे में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्टेट है। आपको ये बता दूं कि हॉर्मुज स्टेट मात्र 21 किलोमीटर चौड़ा है। यदि समुद्री रास्ते के लिहाज से हम देखें तो ये बहुत ही संकरा रास्ता है। और ये बहुत संकरा रास्ता इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके एक संकरे रास्ते पर ईरान की बहुत लंबी समुद्री रेखा आ जाती है। तेल के बड़े बड़े जहाज़ों को नॉर्मल कोर्स में भी वहाँ से निकलने में, जैसे आप एक चौराहे पर देखते हैं, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो चौराहे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है, रेड लाइटें लगानी पड़ती हैं या कई बार वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगती है। और जब ट्रैफिक पुलिस और रेड लाइट नहीं होती है तो आप अपने अपने शहरों में देखते होंगे कि चौराहे पर जाम की स्थिति हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि जब रास्ता संकरा है। यही स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट पे होती है। वहाँ पर रूटीन के अंदर भी बहुत रश है और जितना रश है उतना चौड़ा रास्ता नहीं है। रास्ता चौड़ा सिर्फ 21 मील चौड़ा है और उस 21 मील में भी कई मील, चूँकि ईरान जैसे यदि रास्ते में आपका घर है और आप 3 फीट अपने घर की पेड़ आगे निकाल देते हो तो आप सड़क घेर लेते हो, ऐसे ईरान ने भी, क्योंकि उसकी समुद्री रेखा है, उसने भी काफ़ी आगे तक जाकर रास्ता घेरा हुआ है। तो ये 21 मील की चौड़ाई भी और ज़्यादा संकरी हो जाती है। अब जब युद्ध छिड़ गया, तेल की डिमांड बढ़ गई, तेल की जमाखोरी बढ़ गई। ये जमाखोरी सिर्फ एक साधारण पेट्रोल पंप वाला ही नहीं करेगा, ये जमाखोरी दुनिया भर के देश भी करेंगे, जो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब ये जमाखोरी बढ़ेगी तो तेल का सप्लाई के व्हीकल्स बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी, और जब भीड़ बढ़ेगी तो उस संकरे रास्ते पर और अफरा तफरी मचेगी, तो नेचुरली वहाँ पर दिक्कतों का सामना आएगा। और ऊपर से अब ईरान ने कह दिया है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा हूँ और मैं किसी को भी निकलने नहीं दूंगा। ईरान ने पहले स्पष्ट किया कि वो सिर्फ चीन के जहाज़ों को इजाज़त देगा। भारत के अंदर कुछ कांग्रेसी लोग और तथाकथित इस देश के गद्दार बहुत खुश हुए कि अब भारत के जहाज तेल लेकर नहीं आ सकेंगे और भारत के अंदर हाहाकार मचेगा। लेकिन ऐसे गद्दारों को, ऐसे देश के दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि चीन के उस प्रतिबंधों को धता बताते हुए भी भारत के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से को पार किया और तेल लेकर आए। ये भारत की नौसेना की ताकत का इसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि यदि भारत ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हालात बेहद ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद ईरान ने एक मॉडिफाइड बयान जारी करा और अब आज ही 10 तारीख की सुबह और अमेरिका में यानी कि शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि यदि ईरान ने पूरी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो हम 20 गुना ज़्यादा ताकत से ईरान पर हमला कर देंगे। अमेरिकी वायुसेना, जहाँ पर दुनिया भर के देशों को जो तेल लेके जा रहे हैं, जो टैंकर तेल लेके जा रहे हैं, उनको हम एस्कॉर्ट करेंगे ताकि तेल के दाम ना बढ़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है
कि हम रूस सहित रूस के तेल पर से प्रतिबंध हटाएंगे, जिससे कि दुनिया भर के तमाम देश तेल और खरीद सके और तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ना हो सके। हालांकि इसके विपरीत अब रूस ने कहा है कि वो तेल की सप्लाई कम कर सकता है, क्योंकि अब रूस चाहता है कि तेल के दाम बढ़ जाएं। वो जो अभी तक अपने तेल को डिस्काउंट पे बेच रहा था, वो भी अपने तेल पर प्रीमियम लेना चाहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका वेनेजुएला के रास्ते तेल की सप्लाई बढ़ा सकता है और निश्चित रूप से बढ़ा भी देनी चाहिए। संभावना पूरी है कि और अरबी देश जैसे सऊदी अरब ने अरामको में प्रोडक्शन बंद कर दिया है, ये लाइन जल्दी खुलेगी और कुछ और देश जल्दी ही अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारत हो या अमेरिका हो या इजराइल हो या दुनिया भर के तमाम देश मिलकर तेल के पर आने वाले प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा, तो निश्चित रूप से कोई कड़ा कदम उठाएंगे और उस बड़े कदम को रोकेंगे। लेकिन एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, और बड़ा खतरा ये खड़ा हो गया है कि क्या अब संपूर्ण अरब में और इजराइल में भी पानी का संकट खड़ा हो सकता है। आपको पता होगा पूरे ईरान में, ईरान के एक बहुत बड़े हिस्से में, लेकिन लगभग सारे संपूर्ण अरब जगत में और इजराइल में पानी की बेइंतहा किल्लत है। और इसके लिए ये समुद्री पानी का इस्तेमाल करते हैं। और समुद्री पानी बहुत खारा होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस पानी को सीधे सीधे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं ईरान के अंदर भी, इजराइल के अंदर भी, और संपूर्ण अरब के, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, सब जगह ये डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं। ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है, इनका काम है समुद्र का जो खारा पानी है उससे नमक को अलग करना, उस खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करना और उस पानी को पीने योग्य बनाना। ईरान के अंदर भी ये प्लांट लगा हुआ है और ईरान के भी काफ़ी गांव और काफ़ी बड़ा क्षेत्र इस पर डिपेंड करता है। अरब, यहाँ तक कि सऊदी अरब को तो रियाद शहर के बारे में यह कहा जा रहा है कि यदि उनका डिसैलिनेशन प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो हो सकता है रियाद को खाली कराना पड़ जाए, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। और इजराइल की भी डिपेंडेंसी समुद्री पानी पे है। सबसे पहले ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल ने ईरान के एक डिसैलिनेशन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसकी वजह से ईरान के 30 गांव अब पानी के लिए तरस गए। इजराइल ने खंडन कर दिया कि उसने ऐसा कोई काम नहीं करा, ना वो ऐसा काम करेगा। मेरी अपनी भी मान्यता है कि इजराइल ऐसा काम नहीं करेगा। ईरान का शासन बेहद क्रूर है, इसको अपने देश की जनता का समर्थन हासिल नहीं हो रहा है। ईरान में जिस छात्राओं के स्कूल पर मिसाइल गिरी थी, वो भी खामनेई के सुरक्षा गार्डों ने गिराई थी, IRGC ने गिराई थी। पहले शक था कि शायद अमेरिका ने गिरा दी, फिर शक हुआ शायद इजराइल ने गिरा दी, फिर शक हुआ कि शायद ईरान की अपनी गिरी, लेकिन वो IRGC ने गिराई थी। अपने देश की छात्राओं को मार दिया था। क्यों मार दिया था? एक तो ये खामनेई शासन महिलाओं को जानवर कहता है, उन्हें इंसान मानता ही नहीं, और दूसरी बात, चूंकि अपने देश की जनता का समर्थन नहीं मिल लिया था, तो उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए कि देखो इजराइल ने और अमेरिका ने हमारी लड़कियों को मार दिया, उसने अपने वो मिसाइल गिरा दी। अब ऐसा ही लगता है कि ईरान ने अरब जगत के डिसैलिनेशन प्लांट को पर हमला करने का बहाना बनाने के लिए और इजराइल के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का बहाना बनाने के लिए अपने ही प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब ईरान धमकी दे रहा है कि लगभग 180 से 200 प्लांट
जो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, इन सब में लगे हुए हैं, मैं उनको नष्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ इजराइल के प्लांट को भी नष्ट कर दूंगा। उनका कहना है कि यदि ईरान के 30 गांव पानी के लिए तरसेंगे तो पूरा अरब जगत और संपूर्ण इजराइल भी पानी के लिए तरसेगा। तो क्या अब वित्त बाजारों के हाहाकार के साथ और तेल के बाजारों में हाहाकार के साथ ईरान, अरब और इजराइल में भी पानी का हाहाकार मचेगा, ये देखना होगा। हालांकि सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि इजराइल लगातार हमारे डिसैलिनेशन प्लांट पर अभी हमला करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है कि ईरान उनको अपनी मिसाइलों से उड़ा पा रहा हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ईरान के हमले अब 6 से 8% हो गए हैं। ईरान की क्षमता बहुत क्षीण हो चुकी है और रूस की भी बहुत ज़्यादा ऐसी हैसियत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मदद कर सके। हाँ, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन फिलहाल चीन दे रहा है। लेकिन यदि रूस की सहायता से, चीन की सहायता से या अपने ही ताकत पर ईरान ने अरब जगत के इस डिसैलिनेशन प्लांटों को डिस्ट्रॉय कर दिया तो निश्चित रूप से ये शिया ताकत सुन्नी मुसलमानों को पानी पीने से तरसा भी सकती है। देखना होगा कि ईरान की शिया ताकत क्या अरब के सुन्नी मुसलमानों को पानी के लिए तरसा देगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यूएई का रियाद शहर की हालत तो इतनी क्रिटिकल है कि यदि प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो तत्काल शहर को खाली कराना पड़ेगा। इस संपूर्ण अरब जगत में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो अगले 48 घंटे तक भी अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते, पूरी तरीके से इन प्लांट्स पर निर्भर हैं। फिलहाल मैं यही उम्मीद करता हूँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो या कोई और ताकत हो, वो चाहे ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट हो, चाहे अरब के हो और चाहे इजराइल के हो, आशा है उन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके का हमला अमानवीय है। हालांकि युद्ध में मानवता और अमानवता में भेद बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हालांकि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ईरान पर भी एक आरोप है गंभीर कि वो अरब के ऊपर और ईरान के ऊपर उन वेपन्स का, उन बमों का इस्तेमाल कर रहा है जो रासायनिक हथियार कहे जाते हैं और जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन दोषी अकेला ईरान ही नहीं है, आरोप इजराइल के ऊपर भी है कि इजराइल भी ईरान के ऊपर उन वेपन्स का, उन बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान की हड्डियों को गला देते हैं। ये भी केमिकल वेपन्स कहलाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो फिलहाल ईरान और इजराइल दोनों के ऊपर यह आरोप है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इस लड़ाई में उन हथियारों का, उन बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि ये भी सच है, कहा रूस के राष्ट्रपति ने है, लेकिन ये सच है कि इस वक्त दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज नहीं है। भारत की एक, हमारे बुजुर्गों की एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया फिलहाल इसी पर चल रही है। देखते हैं आगे चलकर कि वित्त बाजारों के साथ, तेल के बाजारों के साथ साथ क्या ये पानी का हाहाकार भी मचेगा और कितनी तबाही होगी, इस पर भी मैं आपको अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। फिर कह रहा हूं, आपको किसी मेरी बात से असहमति है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तब भी अपनी बात कहें, तब भी मैं उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। चलते चलते फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।